हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो स्मर्णी। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन क्या होता है और यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल या कोशिका का ढांचा। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन है तो उसमें हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि जो साइटोस्केलेटन है वो क्या होता है, यह कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन है इसकी आवश्यकता क्यों है किसी सेल्स को, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर आगे है स्ट्रक्चर कि जो साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी जो साइटोस्केलेटन है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उनके फंक्शंस के बारे में कि जो साइटोस्केलेटन आखिर करता क्या है किसमें, सेल में, इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल क्यों है, यह किन कार्यों को करता है, इन सबको हम देखेंगे। फिर फोर्थ है इट्स रोल इन मोटेलिटी, यानी जो सेल होती है उनकी मोटेलिटी यानी उनकी गतिशीलता, यानी सेल के मूवमेंट में जो साइटोस्केलेटन है उसका क्या रोल है, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो साइटोस्केलेटन को अगर हम तोड़ेंगे तो यह कैसे भाग में टूट जाएगा, साइटो और प्लस स्केलेटन। तो यहाँ साइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेल यानी कोशिका, और स्केलेटन क्या हो जाएगा, कंकाल। तो क्या हो जाएगा, सेल का कंकाल तंत्र। तो साइटोस्केलेटन का मतलब ही क्या है, सेल का जो भी कोशिका कंकाल। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होती है उनमें क्या होता है, सभी में स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी क्या होता है, कंकाल तंत्र जो उन्हें क्या करती है, सहारा देती है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, सेल में भी स्केलेटन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन, जो किसे सहारा देती है, सेल को। ठीक है, तो जो सेल होती है उसमें जो साइटोस्केलेटन होता है वह क्या करती है, एक कंकाल की तरह कार्य करती है, स्केलेटन सिस्टम की तरह कार्य करती है, जो क्या करती है, सेल को सहारा देती है, उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कौन, साइटोस्केलेटन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सेल का एंडोस्केलेटन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि साइटोस्केलेटन क्या है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम होता है, उनका कंकाल तंत्र होता है, ठीक उसी तरीके से सेल का भी कंकाल तंत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन, कि साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन जो भी सेल होती है उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, जैसे ये सेल है और इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो भी प्रोटीन फिलामेंट हैं उनका इंट्रासेलुलर नेटवर्क है। ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट का इंट्रासेलुलर नेटवर्क। तो प्रोटीन फिलामेंट्स क्या होंगे कि जो भी सेल होती है उनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो भी मोनोमर से मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, यानी प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला होती है जो क्या बनाती है, साइटोस्केलेटन का निर्माण करती है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इन जो प्रोटीन फिलामेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और इनका क्या होता है, इंट्रासेलुलर नेटवर्क होता है, यानी इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर। तो जैसे अगर हम डायग्राम में देखेंगे कि इस तरीके से ये क्या वाला है, सेल मेम्ब्रेन वाला भाग है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और इसके मध्य का भाग क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में कौन कौन से प्रोटीन फिलामेंट होंगे, जैसे ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, फिर ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और फिर है एक्टिन फिलामेंट, या जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स है जो क्या है, स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन फिलामेंट का पॉलीमर बनाते हैं। और यह प्रोटीन जो फिलामेंट है इनका पूरा साइटोप्लाज्म में इस तरीके से नेटवर्क होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में ये हो गया कि जो भी साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट
जो भी प्रोटीन्स फिलामेंट हैं उनका इंट्रासेलुलर नेटवर्क होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो साइटोस्केलेटन होता है वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे जो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, यह सभी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या हो गया, प्लांट, फंजाई और एनिमल्स, प्रोटिस्ट, तो इन सब में क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होती हैं। और जो प्रोकैरियोट्स है, तो हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रारंभ में ऐसा माना गया था कि जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन बाद में जो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक है उसके द्वारा यह खोजा गया कि जो प्रोकैरियोट्स होती है उनमें भी क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन होता है, यानी इनमें भी जो भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन फिलामेंट या जो भी फाइबर्स हैं उनका नेटवर्क होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इनके जो कंपोनेंट है उनसे ये जो प्रोकैरियोट्स है उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे कि जो भी साइटोस्केलेटन के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, तो ये सारे क्या है, प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। वह कैसे जुड़े होते हैं, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन द्वारा, इंट्रैक्शन द्वारा क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, यानी इनके मध्य क्या होता है, वीक फोर्स होता है, जिससे यह आसानी से टूट सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो जो प्रोटीन फिलामेंट्स होती हैं तो उनके मध्य क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन द्वारा। तो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसमें जो भी सेल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ रखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होने के कारण क्या होते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वह चेंज हो सकता है। और जो साइटोस्केलेटन वो क्या करता है, सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो उसकी स्थिति के अनुसार क्या करते हैं, ये अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उनमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी इनमें क्या होते हैं, मोटर प्रोटीन्स भी होती हैं जो इन साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन फिलामेंट्स होती है उनके साथ मूव करती है। तो ये सब डिटेल में हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होती है तो इनमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जो भी प्रोटीन कंपोनेंट हो कुछ ऐसे होते हैं जो यूकैरियोट के सिमिलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में। फिर आगे हम देखते हैं नीड, कि साइटोस्केलेटन की आवश्यकता सेल को क्यों है। तो जैसे जो भी स्केलेटन सिस्टम होता है वह बॉडी का क्या करता है, शेप बनाए रखता है, उसी तरीके से जो साइटोस्केलेटन होता है वह क्या करता है, सेल का शेप बनाए रखता है। ठीक है, यह साइटोस्केलेटन क्या कर रहा है, सेल का शेप बनाए रखता है, उनका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बनाए रखता है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो हम देखते हैं कि सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें केवल साइटोस्केलेटन ही तो नहीं होता, और भी सेल ऑर्गेनल हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हम देखेंगे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, इसके अलावा भी और भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो इनका जो भी सेल ऑर्गेनल है उसको अपनी ही स्थिति में कौन बनाए रखता है, साइटोस्केलेटन ही बनाए रखता है। यानी यह एक दूसरे को क्या करेगा, वहीं पे रोके रहेगा, और जब आवश्यकता होगी तब उसका क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो उसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या होता है, वह मेंटेन रहता है। क्योंकि जब यह इधर उधर क्या होते हैं, अगर साइटोस्केलेटन नहीं होता तो क्या होते, सभी कंपोनेंट एक साइड हो जाते या इधर उधर हो जाते। ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोस्केलेटन। तो सेल का शेप हो गया, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और भी कार्य हैं जिसे हम आगे देखेंगे। तो इन सब कारणों से इनकी आवश्यकता है किसे, सेल को। फिर अगर हम देखेंगे कि जो भी साइटोस्केलेटन होती है तो उसमें विभिन्न प्रोटीन फिलामेंट्स है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट।
तो इनका जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी ये सभी अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो डायनामिक्स है और इनके जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं, यानी यह इनकी क्या क्या जैविक क्रियाओं में क्या भूमिका है, तो ये सारे क्या होते हैं, इनमें अलग अलग होते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं उनके साथ साथ उनमें क्या होते हैं, मोटर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो फाइबर्स प्लस मोटर प्रोटीन मिलकर क्या बना रहे हैं, साइटोस्केलेटन। तो फाइबर्स से यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, जो भी प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मोटर प्रोटीन्स भी हैं जो किसके साथ होते हैं, जो भी प्रोटीन फिलामेंट्स हैं उन्हीं के साथ होते हैं और उन्हीं के साथ मूव करते हैं और विभिन्न कार्य को करते हैं। ठीक है, तो जो मोटर प्रोटीन्स है और जो फाइबर्स हैं, तो इनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, अब फाइबर्स यानी जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे अभी हमने डायग्राम में भी देखा, तो फर्स्ट क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड है माइक्रोफिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट। और फिर थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो तीन मेन कंपोनेंट हो गए प्रोटीन फिलामेंट के, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं, तो मोटर प्रोटीन्स कौन कौन से है वो हम देखेंगे। पहला है काइनेसिन, दूसरा है डाइनिन्स और तीसरा है मायोसिन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो काइनेसिन है और डाइनिन्स है ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन है, और जो मायोसिन होता है वह एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन होता है। ठीक है, इसे हम एक एक करके देखेंगे। जो साइटोस्केलेटन में प्रोटीन फिलामेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह कैसा होता है, होलो स्ट्रक्चर है, होलो प्लस सिलेंड्रिकल प्लस पॉलीमराइज्ड प्लस पॉलीराइज्ड प्लस डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसे मैं हिंदी में बता देती हूँ क्या होगा। हॉलो माने खोखली संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके से अंदर क्या होता है, खोखला होता है और बाहरी इस तरीके से क्या होते हैं, जो भी सब यूनिट्स होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। सिलेंड्रिकल होता है, तो आप शेप देख सकते हैं इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, पॉलीमराइज्ड होता है, यानी इनमें क्या होते हैं कि जो भी सब यूनिट्स होती हैं उनका पॉलीमराइजेशन होते रहता है और डीपॉलीमराइजेशन होता है, यानी वो जुड़ते भी रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। ठीक है, प्लस पॉलीराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। पॉलीराइज्ड मतलब ये होता है कि उनमें एक प्लस इन होना चाहिए और उसका अपोजिट इन प्रेजेंट हो। जैसे इनमें प्लस इन भी है और उसका अपोजिट माइनस इन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, पॉलीराइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है, डायनेमिक होता है, यानी ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनमें जो भी डायनेमिक स्ट्रक्चर है वह देखने को मिलते हैं, यानी जो इनकी संरचना है वह क्या होती है, गतिशील होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी जो यूकैरियोटिक्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वह कैसे बना होता है, तो यह दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक हेटेरोडाइमर बनाते हैं। हेटेरोडाइमर बनाते हैं कौन, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। तो यह सबसे बेसिक सब यूनिट है जिससे मिलकर क्या बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना हुआ है। ठीक है, यह क्या है, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, कौन सा, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो ट्यूब्यूलिन होता है वह सभी जो भी यूकैरियोट्स होती है उनमें क्या होता है, हाईली कंजर्व्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी उनमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होता है। ठीक है, जो हाईली कंजर्व्ड होता है, यानी अत्यधिक संरक्षित होता है, यानी किसी भी स्थिति में इनमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो उस टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं वह मिलकर एक लीनियर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोफिलामेंट।
फिलामेंट, ठीक है। तो ये क्या बना लिए, प्रोटोफिलामेंट। अब जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं इसी तरीके से कितने प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट। जो 13 प्रोटोफिलामेंट है वह मिलकर क्या बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल। और इसमें हम देखते हैं कि इनके मध्य इंट्रैक्शन कैसा होता है, नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन होता है। और ये कैसे जुड़े होते हैं, जैसे एक प्रोटोफिलामेंट हो गया तो उसके नेक्स्ट में जो प्रोटोफिलामेंट आएगा तो वह सेम होना चाहिए। जैसे जो बीटा ट्यूब्यूलिन है उसके बगल में बीटा, फिर बीटा, इस तरीके से। और जो अल्फा ट्यूब्यूलिन है उसके बगल में अल्फा, अल्फा, इस टाइप का ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और एक होलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इनका जो डायामीटर होता है वह 25 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें इस तरीके से जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट है उनके 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर जुड़ के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि किसी किसी में यह 11 से लेकर 15 तक इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी जो इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ है, उनके आधार पर इनमें दो एंड को फेस करते हैं। जैसे एक होता है माइनस इन और एक हो गया प्लस इन, ठीक है। तो प्लस इन किस है, बीटा ट्यूब्यूलिन तरफ क्या हो जाएगा, प्लस इन, और जो अल्फा ट्यूब्यूलिन है वह माइनस इन पर एक्सपोज होंगे। तो इस तरीके से इनमें दो एंड हो जाते हैं, प्लस और माइनस। और चूंकि ये क्या होता है, पॉलराइज्ड, इस वजह से ये क्या होता है, पॉलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उनमें पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन और जो ट्रेडमिलिंग है, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी है, तो ये सारे गुण कौन दिखाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी यह स्टेबल नहीं होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है, डायनेमिक होता है। और इनसे कुछ मोटर प्रोटीन्स जो होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी कार्गो होती है उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कार्गो यानी कोई भी मटेरियल है तो उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वह सेल डिवीजन के दौरान क्या बनाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। जो कि क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। और यही क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स है उनका सेग्रीगेशन करते हैं। कब, जब सेल विभाजित हो रही होती है, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट कंपोनेंट हम देखते हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट, या जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोफिलामेंट है या एक्टिन फिलामेंट है वह किससे मिलकर बना होता है, तो इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है, जी एक्टिन। और जी एक्टिन क्या है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होता है जो कि क्या है, हाईली कंजर्व्ड साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और हाईली कंजर्व्ड होता है, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है और हाई कंसेंट्रेशन में पाया जाता है। यानी इनका कंसेंट्रेशन यदि प्रचुर मात्रा में जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें पाया जाता है और विभिन्न कार्य को करता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो जी एक्टिन होती है वह क्या करती है, एक स्ट्रक्चरल पोलैरिटी के साथ क्या करती है, एफ एक्टिन बनाती है। इस तरीके से क्या बनाती है, एफ एक्टिन को जनरेट करती है कौन, जी एक्टिन, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है, ठीक है। अब जो दो एफ एक्टिन्स होती हैं वह क्या होती है, पैरेलल देखेंगे तो एक दूसरे के समांतर राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या करती है, इस तरीके से मुड़ जाती है, ठीक है। यानी दो एफ एक्टिन मिल जाते हैं, कैसे, राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या करते हैं, घूम जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। यानी इसमें एक एफ एक्टिन हो गया और दूसरा एफ एक्टिन, ये दोनों क्या कर गए, घूम गए एक दूसरे से, और कैसे, एक दूसरे के समांतर। तो फिर क्या बन गया, एक्टिन फिलामेंट बन गया। अब इसमें हम देखते हैं कि यह भी क्या होता है, पोलर स्ट्रक्चर है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्लस एवं माइनस इन था, उसी तरीके से इनमें भी होता है। और यह क्यों होता है, इनके पैरेलल
ओरिएंटेशन के कारण होता है। यानी जो दो एफ एक्टिन होती हैं वह पैरेलल एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी घूम जाती हैं, तो उनमें एक साइड क्या हो जाते हैं, माइनस इन हो जाते हैं, और एक साइड क्या हो जाते हैं, प्लस इन हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, पोलर स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि जो माइनस इंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटेड इंड कहते हैं, और जो प्लस इंड होता है उसे क्या कहते हैं, बार्ब्ड इंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है जी एक्टिन से एफ एक्टिन जनरेट होगा, और एफ एक्टिन मिलकर क्या बनाएंगे, एक्टिन फिलामेंट या माइक्रो फिलामेंट बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की तुलना में ये क्या होता है, पतला होता है, और इनका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 7 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, साथ में बहुत ही छोटा होता है। यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी तुलना में मोर फ्लेक्सिबल है और छोटा है। और पोलर स्ट्रक्चर तो वही है जो अभी हमने देखा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस होती है, ट्रेडमिलिंग है, और जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी है, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी है, तो उसी तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट होती है वह भी यह प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। यानी इनमें भी ट्रेडमिलिंग होती है और डायनेमिक इनस्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है किसकी तुलना में, माइक्रोट्यूब्यूल्स की तुलना में। ठीक है, तो जो एक्टिन फिलामेंट है तो ये भी क्या होंगे, डायनेमिक स्ट्रक्चर, तो जाहिर सी बात है कि यह किस में हेल्प करेंगे, उनके सेल के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और जो एक्टिन फिलामेंट होती हैं उनसे बेस्ड मोटर प्रोटीन्स भी होती हैं, वह भी इनके साथ चलते हैं और विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट है यानी जो भी कार्य होते हैं उनको करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जो एक्टिन फिलामेंट है तो उनका फंक्शंस हम देखते हैं कि यह क्या करता है, जो एनिमल सेल्स है तो उनके शेप को बनाए रखता है। ठीक है, शेप को बनाएगा, और साथ साथ ही जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है उसमें भी क्या है, एक्टिन फिलामेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी इसके थ्रू ही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे अगर हम देखेंगे कि कोई भी डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है, जो किसी भी सेल होती है उनके ट्रैवलिंग मूवमेंट के लिए, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो उनके मूवमेंट के लिए जो फिलोपोडिया है और जो स्ट्रक्चर्स जो उनमें बनते हैं, फिलोपोडिया होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने में भी कौन हेल्प करता है, एक्टिन फिलामेंट ही हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिन फिलामेंट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगला है इंटरमीडिएट फिलामेंट की इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। तो जो साइटोस्केलेटन है उनमें तीन मेन प्रोटीन फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और लास्ट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वह कैसे बना होता है वो हम देखते हैं। यह कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉप लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एक रॉप के समान क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है। ठीक है, अगर हम उस इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखेंगे तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी तुलना में इसका नेचर कैसा होता है, केमिकली या हेट्रोजीनस होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वह 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं वह भी कहाँ प्रेजेंट होंगी, जो वर्टिब्रेट्स होती है, निमेटोड्स होती हैं, मोलस्क होती हैं, इन सब में इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो प्लांट है और जो फंजाई है तो इनमें क्या होते हैं, यह एब्सेंट होते हैं। कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में हम देखेंगे तो नॉन यानी अभी तक कितने ज्ञात हैं, 50+ क्या हो किए गए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट ज्ञात किए गए हैं। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो उनका जो सीक्वेंस है और जो टिश्यूज़ में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर उन्हें 6 ग्रुप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनमें अलग अलग जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स है वे रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि यह कैसे बना होता है। तो इनमें देखते हैं कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड है जो क्या है, एक इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है,
यानी प्रोटीन्स का एक इंडिविजुअल क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। अब इसमें हम देखते हैं जो भी प्रोटीन्स हैं तो इनमें 3 डोमेन होते हैं। पहला होता है नॉन अल्फा हेलिकल एंड टर्मिनल हेड डोमेन। ये वाला क्या डोमेन है, हेड डोमेन। बीच का क्या है, अल्फा हेलिकल, सेंट्रल अल्फा हेलिकल रॉड डोमेन। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, रॉड डोमेन। और फिर सी वाला क्या होगा, नॉन अल्फा हेलिकल सी टर्मिनल टेल डोमेन, ठीक है, ये क्या होता है, टेल डोमेन है। और ये क्या होता है, मोनोमर है, जो आगे मिलकर क्या जुड़ के क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी कि यह क्या होंगे, पैरेलल, यानी एक दूसरे के समांतर जुड़ जाएंगे और क्या बनाते हैं, कोल्ड कोइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं, ठीक है। दो जो भी यह पॉलीपेप्टाइड है वो 2 जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे, और इनका सीक्वेंस कैसा है, पैरेलल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो जुड़े हुए कोल्ड कोइल डाइमर हैं वह क्या कहते हैं, फिर इनकी 2 संख्या जुड़ जाती है। और अभी यह कैसे होंगे, एंटी पैरेलल, यानी जो एन टर्मिनल है उसके साइड क्या होगा, सी टर्मिनल, और जो सी है उसके साइड एन टर्मिनल, ठीक है। एक डाइमर हो गया और एक डाइमर हो गया, तो 2 डाइमर मिलकर क्या बनाएंगे, टेट्रामर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, टेट्रामर कहलाता है। अब यह कैसा स्ट्रक्चर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, तो इनमें कोई भी, तो यह कैसा होगा, नॉन पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इनमें किसी एक साइड प्लस इन या माइनस इन इस तरीके से नहीं होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वह क्या है, नॉन पोलराइज्ड स्ट्रक्चर है और डायनेमिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है जो टेट्रामर बना हुआ है, तो यह टेट्रामर मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, यानी 4 जो टेट्रामर हैं, ये क्या है, एक टेट्रामर, तो इसी तरीके से 4 टेट्रामर मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। और यह प्रोटोफिलामेंट मिलकर फिर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनका निर्माण करती है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वह क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है या एक्टिन फिलामेंट्स है उनकी तरह डायनेमिक स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही यह जो सेल की मोटिलिटी है, यानी जो भी सेल मूवमेंट है उनमें इनका के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सेल में जो मोटिलिटी है उसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह तो डायनेमिक स्ट्रक्चर नहीं है और नॉन पोलराइज्ड होता है, ठीक है। और जैसे उसमें ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस थी, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस थी, दोनों में एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स में, तो उस तरीके से इनमें ऐसा शो नहीं होता है, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ भी होती है वह अलग अलग टिश्यूज़ के आधार पर, यानी उनमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उस टाइप के फिर इनके जो कार्य हैं वह होते हैं। इलोंगेटेड मॉलिक्यूल से फिर जो आगे की प्रोसेस है वो हुई है और रेनफोर्स, यानी जो भी सेल है उनको सुदृढ़ करने में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट हेल्प करते हैं। साथ ही जो सेल्स होती हैं उनके टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यह इंटरमीडिएट फिलामेंट हेल्प करते हैं। इसी तरीके से इनके कार्य हैं। और यह जो साइटोस्केलेटन के अन्य कंपोनेंट हैं उनके साथ मिलकर एक जो भी उनके कार्य हैं उनको करते हैं, और ये सभी के लिए क्या होंगे, साथ में मिलकर यह कार्य करेंगे, कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अब सेकेंड हम देखते हैं क्या, मोटर प्रोटीन्स की। मोटर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट हमने देखा शुरू में ही हमने देखा था काइनेसिन्स, डायनिन्स और मायोसिन, ये 3 क्या है, में मोटर प्रोटीन्स है। अब मोटर प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो नाम से स्पष्ट, जैसे मोटर कार्य करता है वैसे ही क्या होती है, मोटर प्रोटीन कार्य करती है, ठीक है। और ये किसके साथ मूव करते हैं, जो भी प्रोटीन फिलामेंट है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक्टिन फिलामेंट है, इन सब के साथ ही यह सेल में क्या करती है, मूव करती है और अपने कार्य को करती है। अब यह कार्य कैसे करती है, यह जो भी ATP होती है उसे क्या करेगी, हाइड्रोलाइसिस करेगी, और
इससे जो एनर्जी निकलेगी उसी का यूज़ करके वह अपना कार्य करती है। किसी भी कार्गो के ट्रांसपोर्ट में, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी वेसिकल्स हैं, इन सब के ट्रांसपोर्ट में, सेल के मूवमेंट में, इन सब में हेल्प करती है। जैसे मोटर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोटर प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, एक मोटर की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, अब मोटर प्रोटीन्स में हम देखेंगे, फर्स्ट है काइनेसिन्स, सेकेंड डाइनिन्स और थर्ड मायोसिन। तो काइनेसिन्स और डाइनेसिन्स, तो इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन है। ठीक है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके बेस्ड मोटर प्रोटीन्स है काइनेसिन्स और डाइनिन्स, यानी उन्हीं के साथ यह जुड़े हुए होंगे और उन्हीं के साथ कार्य करेंगे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स काइनेसिन्स। तो पहला हम देखते हैं जो काइनेसिन्स होता है, तो अगर मैमल्स में हम देखेंगे तो उनके जीनोम में लगभग 40+ क्या होती हैं, जो काइनेसिन्स प्रोटीन्स होती हैं, उनको इंकोड करने के क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, और जो काइनेसिन्स मोटर प्रोटीन्स हैं उन्हें 1 से लेकर 14 फैमिली में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और उनके कार्य भी क्या है, अलग अलग है। और इनका जो स्ट्रक्चर है उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी इन सब में एक कॉमन क्या होता है, कॉमन फीचर होता है एटीपी बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, अब एटीपी बाइंडिंग डोमेन तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा डोमेन जिसमें क्या करेगा, एटीपी बाइंड करेगा। और एटीपी इस मोटर के लिए आवश्यक है, तभी क्या होगी, यह मोटर प्रोटीन कार्य करेगी। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो यह मोटर चलेगा। उसी टाइप का जो मोटर प्रोटीन्स है उसमें भी एटीपी जैसे ही हाइड्रोलिसिस होती है वह अपना कार्य करती है। अगर हम देखेंगे तो इनमें मेन क्या है कि जो अधिकांश जो काइनेसिन प्रोटीन्स होती हैं वह क्या होती है, प्लस इनडायरेक्टेड होती है, यानी प्लस इनकी वो चलती है, मतलब मूव करती है। लेकिन जो काइनेसिन 14 होता है, यहाँ पे छूट गया है काइनेसिन 14, तो ये क्या होता है, माइनस इनडायरेक्टेड प्रोटीन्स होता है। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा काइनेसिन मोटर प्रोटीन है जो क्या होता है, माइनस इनडायरेक्टेड होता है, यानी जो माइनस इन की ओर चलता है। ठीक है, और काइनेसिन्स क्या करती हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उनमें हेल्प करेगी, साथ साथ जो सेल के मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया काइनेसिन। सेकेंड हम देखते हैं डाइनिन्स। तो यह भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन है। ठीक है, और जितने भी जो मोटर प्रोटीन्स हैं तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, डाइनिन्स होता है। ठीक है, लार्जेस्ट मोटर प्रोटीन है। ठीक है, और यह कैसा होता है, माइनस इनडायरेक्टेड होता है, यानी जो डाइनिन्स है उनमें सभी क्या होते हैं, माइनस इनडायरेक्टेड मोटर प्रोटीन है। अब जो डाइनिन्स हैं उन्हें टू ग्रुप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला होता है साइटोप्लाज्मिक डाइनिन्स और दूसरा होता है एक्सोनिमल डाइनिन्स। ठीक है, पहला दूसरा। तो जो साइटोप्लाज्मिक डाइनिन्स होती है ये भी 2 टाइप्स की हैं, साइटोप्लाज्मिक डाइनिन 1, साइटोप्लाज्मिक डाइनिन 1 और साइटोप्लाज्मिक डाइनिन 2। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्मिक डाइनिन 1 होता है वह विभिन्न प्रकार के जो वेसिकल्स होते हैं उनके ट्रैफिकिंग के लिए क्या करती है, हेल्प करती है, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मिक डाइनिन है वह उसमें पाया जाता है जिनमें ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जैसे क्या, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम जानते हैं कि यह सेल के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो जहाँ पे यह पाया जाएगा वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डाइनिन्स 2 होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा है एक्सोनिमल डाइनिन्स। तो जो एक्सोनिमल डाइनिन्स होती हैं वह इस सीलिया एंड जो फ्लैजिला है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इनके मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सोनिमल डाइनिन्स, उसी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगी। और इसके अलावा हम देखेंगे क्या कार्य करती है, जो कार्गो है उनका ट्रांसपोर्ट करती है, किधर होगा यह, माइनस इनडायरेक्टेड, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके माइनस इन की ओर चलेंगी। और जो कार्गो है उनका ट्रांसपोर्ट करेंगी किससे, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके, जो एनर्जी मिलेगी उसके द्वारा। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन हेल्प करती है, डाइनिन्स। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, मायोसिन। तो जो मायोसिन होता है वह क्या है, एक्टिन फिलामेंट
फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन है, ठीक है। कौन? मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन है और यह कैसा होता है? प्लस इन डायरेक्टेड होता है, यानी जो एक्टिन फिलामेंट होगी उसके प्लस इन की ओर यह मूव करता है। कौन? मायोसिन। अब मायोसिन में क्या होती हैं? तो मायोसिन सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ पे इसका रोल है? जहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जहाँ मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो जो मायोसिन होती है उसमें क्या होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और क्या होती है? एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है, ठीक है। तो एटीपी भी बाइंड होता है और जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसके द्वारा यह क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करते हैं। जैसे अगर शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इस तरीके से जो क्या होते हैं? सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट, और इसका प्लस इंड होगा, इधर माइनस इंड होगा, ठीक है। और ये क्या होंगे? मायोसिन, जो क्या है? मोटर प्रोटीन्स हैं, और यह इस तरीके से इसके टैल इस तरीके से जुड़ जाएंगे और क्या बनाते हैं? थिक फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। थिक फिलामेंट बनाएंगे और यह किससे इंटरेक्ट करेंगे? एक्टिन फिलामेंट जिसकी थिन फिलामेंट है उससे इंटरेक्ट करते हैं, और फिर यह क्या करती है? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ मायोसिन का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यह मायोसिन मोटर प्रोटीन्स हो गया। इसके अलावा भी जो सेल के माइग्रेशन है, यानी सेल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, सेल का डिवीजन है, इन सब में भी यह कार्य करते हैं। और वर्क एज एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, यानी एटीपी को तोड़ते हैं तो एक एंजाइम की तरह ये क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए मोटर प्रोटीन्स के बारे में, काइनेसिस, डायनेसिस और मायोसिन, ठीक है। तो जो साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है वह इस तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें 3 क्या है? प्रोटीन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। और 3 मोटर प्रोटीन्स, काइनेसिस, डायनेसिस और मायोसिन। तो इन सब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। प्रत्येक जो टॉपिक है तो उसका अलग से क्या है? वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, उसमें और अधिक जो इनके स्ट्रक्चर है और वह सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में दी गई है, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम इसके देखते हैं साइटोस्केलेटन के फंक्शंस के बारे में। थर्ड हम देखते हैं फंक्शन, FUNC होगा, फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन, यानी जो साइटोस्केलेटन है उसका क्या कार्य है और यह इसकी आवश्यकता क्यों है। तो साइटोस्केलेटन में हमने देखा था कि ये साइटोस्केलेटन ही क्या है? एक सेल का कंकाल बनाता है। उनका मेन सिस्टम है कि वो क्या करता है? जो सेल है उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी जो सेल है उनके शेप को बनाए रखेगा और साथ ही साथ उन्हें क्या करता है? सपोर्ट भी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कौन? साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कि जो भी सेल्स होती है तो इनमें विभिन्न प्रकार के क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो इनको ये जहाँ पे हैं उन्हीं स्थिति में रखने का कार्य करती है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ पे है तो उसे उसी पोजीशन पर रखेगी। कौन? साइटोस्केलेटन। वह इस तरीके का एक तो पूरा नेटवर्क ही होता है, तो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी उनको अपने ही स्थान पर बनाए रखती है, ठीक है। तो यह उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने में हेल्प करती है, ताकि जो सेल के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं हैं वह अच्छे से हो सके। सेल मूवमेंट। अब जो सेल का मूवमेंट होता है तो साइटोस्केलेटन क्या करती है? किसी भी सेल के जो शेप होती है उनके मूवमेंट को चेंज करने में क्या करती है? कैपेबल होती है, सक्षम होती है, ठीक है। तो ये सेल्स का मूवमेंट क्या हो सकता है? सेल का एक जगह से दूसरे जगह जाना, उस मूवमेंट में भी, या सेल के अंदर जो भी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके मूवमेंट में भी क्या है? यह हेल्प करती हैं। उसके बाद है सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, यानी एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट रहने में भी कौन हेल्प करता है? साइटोस्केलेटन। फिर है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में वही होगा, विभिन्न जो वेसिकल्स होती है, वेसिकल्स, तो उनके ट्रांसपोर्ट में भी कौन हेल्प करता है? साइटोस्केलेटन ही हेल्प करता है, यानी इनमें जो उससे रिलेटेड जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं उनके थ्रू ही इन सब का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है।
सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन में भी कैसे हेल्प करेगी, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने देखा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो यह माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाती है, माइटोटिक स्पिंडल बनाती है। तो यह जो माइटोटिक स्पिंडल होती है यह क्या करती है कि जब सेल डिवाइड करते रहता है तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होती है उनको ऊपर लाने में, उनकी सेग्रीगेशन में कौन हेल्प करता है, माइटोटिक स्पिंडल। और यह किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। तो इस तरीके से किस में हेल्प कर रही है, सेल डिवीजन में। फिर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडहेशन, यानी जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, मैट्रिक्स है, उनसे जुड़े रहने में भी कौन हेल्प कर रहा है, उनके चिप जुड़ने में भी कौन हेल्प करता है, साइटोस्केलेटन। तो इस तरीके से क्या है, साइटोस्केलेटन के फंक्शंस हैं। आगे हम देखते हैं सेल साइटोस्केलेटन रोल इन इट्स मोटिलिटी, यानी सेल का जो साइटोस्केलेटन है उसका जो सेल की मोटिलिटी है उसमें क्या रोल है, यानी सेल की गति करने में, उनकी गतिशीलता में। तो सेल जो साइटोस्केलेटन का हम फंक्शन देखें तो सेम उसी टाइप का होगा, लेकिन इसका स्पेशली जो मोटिलिटी में किस तरह कार्य करते हैं, उनको गति करने में, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सेल का माइग्रेशन, तो सेल माइग्रेशन क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इनमें क्या करता है, सेल मूव करेगा कि पूरा का पूरा सेल्स क्या करेगा, मूव करेगा और दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, तो यह क्या होती है, इसमें कौन हेल्प करता है, साइटोस्केलेटन हेल्प करता है कि पूरे के पूरे सेल्स को मूव कराने में, ताकि वह उनका माइग्रेशन हो सके, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ एवं डेवलपमेंट के लिए क्या है, आवश्यक है, उनके विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट। तो ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट का कौन करता है, जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं वो। तो मोटर प्रोटीन्स अभी हमने देखा, जो काइनेसिन्स है, डायनिन्स है, मायोसिन है, तो ये सारे क्या है, मोटर प्रोटीन्स हैं। और ये मोटर प्रोटीन जो ऑर्गेनेल है उनका ट्रांसपोर्ट करती हैं, और साथ साथ जो वेसिकल्स होती हैं, कार्गो यानी कोई भी मटेरियल है जिसे एक स्थान से सेल में दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो यह क्या करती है, जो भी प्रोटीन फिलामेंट है तो उन्हीं के साथ इस तरीके से एक ट्रैक के रूप में क्या करेगी, यूज़ करेगी ऐसे। और जो भी कार्गो होगी जिसे उसे लेके जाना है तो इसे ट्रैक के रूप में क्या करेगी, साइटोस्केलेटन को यूज़ करेगी, और जो एटीपी है उसे हाइड्रोलाइसिस करके उसी एनर्जी का क्या करती है, यूज करती है, और जो भी कार्गो होती है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, या जो भी ऑर्गेनेल्स होती हैं उसे। तो ये सारे क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। और इसी में मोटर प्रोटीन्स में जो भी है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स हैं, एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन्स हैं, तो ये सारे यह कार्य करते हैं, और साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं उनके साथ ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में अभी हमने देखा कि जैसे जो माइटोटिक स्पिंडल है उसके बनाने में हेल्प करती है, साथ साथ जो क्लीवेज फर्रो है उसमें भी यह क्या करती है, हेल्प करती है, कौन, साइटोस्केलेटन। तो क्लीवेज फर्रो बनाने में भी हेल्प करती है, जिससे उनका जो सेल है उनका डिवीजन अच्छे से होता है। आगे है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो यह सब प्रोसेस वो कैसे कर रही है, तो जैसे अगर हम देखते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है वह क्या है, एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यह क्या करती है, जो सेल की शेप है उनके मूवमेंट को क्या करती है, चेंज करने में, शेप चेंज करने में, उनके मूवमेंट के लिए, जो सेल को मूवमेंट कराने के लिए क्या है, कैपेबल है। और इसके लिए वो क्या करती है, असेंबल और डीअसेंबल हो सकती है, यानी विभिन्न कार्यों करने के लिए वह पहले या तो उनका असेंबल हो सकता है, असेंबल, और फिर क्या हो जाएगा, डीअसेंबल। तो इस तरीके से असेंबल और डीअसेंबल हो सकता है। तो इनके आधार पर क्या करती हैं कि उनका शेप भी चेंज हो जाता है और वह अपने कार्य को भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, डायनेमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे है, तो इस कारण ही वह क्या करती है, इनकी मोटिलिटी में भाग ले रही है। आगे हम देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला आप सभी जानते हैं कि क्या करती है, जो भी मूवमेंट है, जो फ्लैजिला होती है वह क्या, इधर से होगा, जो फ्लैजिला होती है
वह क्या करती है, इस सेल को आगे बढ़ने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो जो फ्लैजिला है और इसी तरीके से क्या सीलिया है, तो इन सब भी, यह सब में भी क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन से ही बने हुए होते हैं और यही इनका भाग होता है। तो नॉर्मली है कि इनके मूवमेंट के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोस्केलेटन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि जैसे क्रावलिंग मूवमेंट होती है, क्रावलिंग मूवमेंट, तो जैसे कोई भी सबस्ट्रेट होता है वह कैसे आगे मूव करता है, जो सबस्ट्रेट होता है इस तरीके से, तो यह क्या होगा, इस तरीके से आगे मूव करता जाएगा। तो उनमें क्या होता है, क्रावलिंग मूवमेंट होती है। तो इनके लिए विभिन्न स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फिलोपोडिया हो गया, लेमिलोपोडिया हो गया। तो इन सब के बनाने में भी कौन हेल्प करता है, साइटोस्केलेटन का जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रोफिलामेंट। इसको मैं अच्छा से लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है कि जो भी सेल्स होती है उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उनका एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह यानी जाना। तो इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में कौन हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट। जैसे जो प्रोटोप्लाज्मिक जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो ऑर्गेनेल होती हैं, उन सब का जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं, इन सब का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। साथ ही अगर हम देखेंगे कि जो सेल कंटेंट होती हैं उन्हें मिक्स्ड करने में। ठीक है, तो इनमें कौन हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट होती है वो। और इसे हम क्या भी कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, या साइक्लोसिस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रोसेस को प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो साइटोस्केलेटन है उसका सेल की मोटिलिटी में इम्पॉर्टेंट रोल है। सेल के मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, आवश्यक होती है साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो ये हो गया साइटोस्केलेटन के बारे में, हमने उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो भी इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका जो लिंक है वह आप यानी जो उसकी प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछे गए हैं, तो उसे भी देखना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साइटोस्केलेटन है वह क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे MCQs क्या हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन है तो उससे रिलेटेड जो MCQs हैं इनका भी एक अलग से वीडियो बनाया गया है, और आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उनमें क्या है कि जो साइटोस्केलेटन है उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, और इसका जो नोट्स है उसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।